Hi, my lovely students. Good afternoon. How are you? Now, the wait is over. Finally, the wait is over. We all were waiting very eagerly for RMC notification, and finally, it has been released. So, now today I am going to tell you about 2023 June 2023 notification of RMC, how to apply for RMC. So today I have brought all this information for all of you to let you know how to apply. नोटिफिकेशन आरएमसी 2023 का आ चुका है प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए, और हम सभी आरएमसी एक्सपीरियंस के लिए इसका बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार रहता है, और फाइनली ये आ गया है। तो आप लोगों को पता है कि ये एग्ज़ाम आपका 6-6 महीने पे होता है। तो ये 6-6 महीने पे एग्ज़ाम आपका हर 6 महीने पे होता है, और वो महीना होता है जून और दिसंबर का। अभी कोविड की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो इरेगुलर हो गई थी, लेकिन अब फिर से वो एज इट इज़ अपने टाइम पे होने लगा है, ठीक है ना। तो इस बार जो एक नई चीज़ इन्होंने एक रिमार्क दे के इन्होंने बहुत बोल्ड लेटर में किया है, और वो चीज़ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। और अभी तक के आरएमसी के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब ऐसा नोट इंस्ट्रक्शन, और इसको एक रिमार्क बोल दीजिए, वो उन्होंने दिया है, बहुत हाईलाइटेड किया है, क्योंकि इस तरह के केसेस आरएमसी में होने लगे थे, 1-2 केस हुए, तो उस वजह से उनको ये बाकायदे नोटिफिकेशन में लिखना पड़ा है। आइए हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। उन्होंने लिखा है कॉशन। क्या लिखा है? कॉशन। उन्होंने लिखा है कि पेरेंट्स हु सबमिट false information or submit false false documents of their word will be liable to be prosecuted under IPC Indian Penal Code at 420, 467, 468 and 471। इन्होंने साफ साफ लिखा। अभी तक के मेरे इस 8-9 साल के जर्नी में मैं 8-9 साल से बच्चों को करवा रहा हूँ इसकी तैयारी बच्चों की, लेकिन कभी भी नोटिफिकेशन में उन्होंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा था। इस बार इन्होंने साफ साफ लिखा है। सबसे पहले मैंने इसी को लिख दिया है, पेरेंट्स हु सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबमिट फॉल्स आर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर वर्ड विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर IPC 420, 467, 468 एंड 471। ये धाराएं क्या हैं? ये धाराएं हैं फोर्जरी की। अगर कोई भी पेरेंट्स अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करता है फॉर चीटिंग पर्पस, तो ये जो सेक्शन है, ये जो एक्ट है, उसके हिसाब से वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें ये नॉन कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, और इसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलता है। मिनिमम 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है इसमें। और ये नॉन बेलेबल ये जो ऑफेंस है, इसमें जल्दी जमानत नहीं मिलती है। तो कायदे से इस नोटिफिकेशन को आप सारे मेरे प्यारे बच्चे समझ लीजिए, और जिनको ना पता हो मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। और ऐसा दुस्साहस करने की आप लोग कोशिश भी ना करिएगा, क्योंकि सब चीज़ें जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। आप लोग अपने करियर को दांव पे बिल्कुल मत लगाइएगा। इसलिए मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों की कि जो भी है डॉक्यूमेंट्स, उससे छेड़खानी मत करिएगा, उससे बिल्कुल भी नहीं, तो आपके ऊपर फोर्जरी का केस अंडर एक्ट 420, 467, 468 और 471 के तहत आप जो है वो उसके मुजरिम बनेंगे और आपको सजा होगी। चलिए आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। तो पहला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे
मैंने लिखा है, ये तो क्वेश्चन बता दिया। अब है हाउ टू ऑब्टेन फॉर्म, फॉर्म को कैसे मंगाएं। तो देखिए फॉर्म दो तरीके से मंगाया जा सकता है। एक तो फॉर्म मंगाया जा सकता है बाय डिमांड ड्राफ्ट। आप SBI में जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, एक वाउचर लीजिए और RIMC कमांडेड RIMC देहरादून के नाम से, RIMC कमांडेड देहरादून, उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, उसको क्या करिए कि उनके नाम आप एक DD बनवाइए 600 रुपये की। ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 10-15 रुपये DD का चार्ज करता है। और ये 620 रुपये में आपका ये फॉर्म, ये DD बन जाएगा और आप उसको भेज दीजिए RIMC। तो वहाँ से वो आपको फॉर्म आपके कंसर्निंग एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे। दे विल डिस्पैच यू वट एवर एड्रेस यू हैव मेंशन, यू विल गेट। तो आपको वो फॉर्म वहाँ से भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक आपको बुकलेट मिलेगी। पहले 10 ईयर्स की आती थी, अब 7 ईयर्स आती है। तो उसमें ये दिया गया है कि मोड ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं RIMC में, वो चाहे GK का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, वो आपको लिफाफे में इन्वॉल्व में भर के फॉर्म, और वो आपको आपके जो भी आपने एड्रेस दिया है उस पर भेज देंगे। पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, RIMC के वेबसाइट पे जाइए आप, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। वहाँ पे आपका नाम पूछेगा, आपके फादर का नाम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपका एड्रेस पूछेगा। तो आप जो है आप ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरा कर देंगे, उसके बाद वो आपको फॉर्म डिस्पैच कर देंगे अलॉन्ग विथ 7 ईयर्स PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी वो आपको सेंड कर देंगे और एक प्रोस्पेक्टस देंगे, फॉर्म देंगे, उसमें गाइडलाइन आता है, वो आपको मिलेगा और आपको फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। ये रही बात किसकी, हाउ टू ऑब्टेन फॉर्म, फॉर्म को कैसे मंगाएं। तो मैंने 2 तरीके बताया, और मैक्सिमम मैं फॉर्म जो है वो बाय डिमांड ड्राफ्ट मंगाता हूँ। अब मैं भी जो है वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात अब हम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है जब आप RIMC का फॉर्म भरेंगे। तो पहला तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में हो, वही डेट ऑफ बर्थ आपके स्कूल में होनी चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ आपके DOB में, बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आप 2 जगह से बना सकते हैं, ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी आप बनवा सकते हैं। जो शहरी बच्चे हैं और जो रूरल के हैं वो ग्राम पंचायत से बनवा के उसको आप उसमें लगा देंगे। और एक आपका डोमिसाइल होगा, तो आपका डोमिसाइल जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का डोमिसाइल, उस स्टेट और आपका DOB डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बोथ साइड, दोनों तरफ की आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है वो दोनों साइड की आपको लगाना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या लगाना है कि जो स्कूल में एक एफिडेविट देके प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए, आपको उसमें फोटो होना चाहिए, फोटो लगी होनी चाहिए, उसमें साइन होनी चाहिए, और स्कूल अथॉरिटी वो लिख के देगा कि ये बच्चा मेरे स्कूल का है और एज पर रिकॉर्ड्स इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ मेरे स्कूल में ये है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सारे आपके डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम होने चाहिए। अगर कहीं डिफरेंट है तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इमीडिएटली, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, तो आपने फॉर्म देहरादून से मंगा लिया, तो अब आपको फॉर्म देहरादून नहीं भेजना है। फॉर्म आपने मंगाया देहरादून RIMC से, और फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, स्टेट जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफिस है वहाँ पे भेजना है। और वो आपको RIMC के फॉर्म के साथ एक गाइडलाइन आता है, उसमें लिखा रहता है। जैसे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जगत नारायण है रोड, वहीं पे इसकी ऑफिस है, शिक्षा भवन, ठीक है ना, वहाँ पे ये फॉर्म भेजा जाता है, ठीक है ना। तो अब अलग अलग जगह के स्टेट
के अलग अलग जगह एड्रेस है, उसमें सब मेंशन रहता है, वो आपको मिलेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की फॉर्म की, वो है 15 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल तक आपके फॉर्म स्टेट ऑफिस पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन के लिए बच्चे को, आपका बच्चा जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द RAMC he must be either passed out 7th or 8th at the time of admission, that means 1 January 2024। उस समय वो बच्चा आपका क्लास 7th में हो या 7th पास आउट हो, ठीक है ना, तब आपका जो है वो, ये रहा आपका क्वालिफिकेशन। अब बात हम करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कैसा एग्जाम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मैंडेटरी टू मेंशन द नेचर ऑफ एग्जाम। ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा पहला पेपर है मैथमेटिक्स, तो पहले मैं टाइमिंग बता दे रहा हूं। मैथमेटिक्स का पेपर 9:30 AM से शुरू होगा और ये एग्जाम आपका 3 जून को है, सैटरडे को। पहले ये 2 दिन हुआ करता था, पहले ये कंफर्म था डेट 1-2 जून 1-2 दिसंबर, तो सैटरडे और संडे 2 दिन का पेपर होता था। बट ये कोविड से ये एग्जाम 1 डे कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें 9:30 AM to 11 AM मैथ्स का पेपर होता है। मैथ्स का मतलब 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा सा और करके देने लगे, अब 35 भी कर देने लगे। पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन को थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है, 30 to 35 कर दे रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि 35 ही, 30 भी आ सकता है, लेकिन 30 से कम नहीं रहेगा, 30 to 35 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। उसमें 5 मार्क्स के रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे, 2 सेक्शन रहेंगे, ठीक है, जिसको कि आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस विदिन 1.5 आवर, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स में नहीं होगा। दैट मीन्स you have to solve all the questions step by step. Step marking will be there also, step marking will be as well। तो उसमें आपको टिक नहीं करना है, टिक करने वाला पेपर नहीं होगा, और ये 1.5 घंटे का पेपर होगा। अगला हमारा जो पेपर होगा वो होगा जीके का। तो जीके का हमारा इमीडिएटली पेपर होता है, इमीडिएटली, और ये 1 घंटे का ये ब्रेक करेंगे, और कहीं कहीं बच्चों को बाहर निकालते हैं, कहीं कहीं वो गेट बंद रहेगा, स्कूल कैंपस में ही बच्चे रहते हैं, तो उस स्कूल कैंपस में रहेंगे, लंच ब्रेक नहीं होगा बिल्कुल। और उसके बाद इमीडिएटली 12 PM to 1 PM आपका जीके हो जाएगा, और जीके के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे, और 75 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 75 क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 75 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। RAMC में प्यारे बच्चों मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन RAMC एग्जामिनेशन। मैथ्स का जो पेपर है वो 200 का होगा, और 200 पेपर में 200 नंबर में आपको 50% लाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 50% मार्क्स ला दे रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप 200 में 100 नंबर मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे मैथ्स में। लेकिन क्वालिफाई होने के लिए
सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना इट इज मैंडेटरी, ठीक है ना। अगला देखिए, तो ये जो जीके का 75 क्वेश्चन है, तो ये 75 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई ओएमआर शीट नहीं होगी कि आपको उसमें गोला करना है, फिलअप करना है, नो नथिंग एल्स, राइट। उसमें करना क्या है आपको, उसमें आपको टिक कर देना है और आपकी बुकलेट जमा हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका जीके का पैटर्न है। कितने क्वेश्चन होंगे, 75। आजकल एक दो अटेम्प्ट से अब वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में 5 या 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके पहले 2013-11 में 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, तो वो पैटर्न इन्होंने फिर जो है रिपीट कर दिया है। और पिछले 5-6 अटेम्प्ट से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1 से लेकर 1 to 75 पूरे ऑब्जेक्टिव होते थे, लेकिन अब 5 से 10 क्वेश्चन ये क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड लिखना रहता है, उसको आपको फिलअप करना होगा। ये रहा आपका जीके का। अब हम जो सबसे ज्यादा जरूरी पेपर है, थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट फॉर आरएमसी एस्पिरेंट, वो है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर की आपकी टाइमिंग होगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 2 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश का 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें आपको होगा रीडिंग, रीडिंग में आपका एक कॉम्प्रहेंशन होगा, एक पोएट्री होगी, बस रीडिंग और पोएट्री। तो ये होगा रीडिंग सेक्शन। उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग सेक्शन होगा। उसमें क्या होगा, उसमें एसे होगा, उसमें लेटर होगा, उसमें आर्टिकल आ सकती है, पैराग्राफ आ सकता है, उसमें स्टोरी आएगी, उसमें पिक्चर स्टोरी आएगी, उसमें प्रेसी आएगी, करेक्ट। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर आएगा। तो इंग्लिश का पेपर जो हमारा है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यू कैन से बोथ, ठीक है ना। क्योंकि जो एंटोनिम है, जो सिनोनिम है, जो इडियम है, जो वन वर्ड है, कभी कभी वन वर्ड आपको जो है वो एंटोनिम और सिनोनिम कभी कभी वो ऑप्शन में देते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इधर 1-2 साल से उन्होंने एंटोनिम लिखने के लिए बोल दे रहे हैं। पहले ऑप्शनल आता था। पहले क्या होता था, पहले सेंटेंस बना के आता था, उसके बाद ऑप्शन आते थे। तो 2-3 वैरायटी है जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं। कभी ये कोई वर्ड दे देंगे, बोलेंगे इसका एंटोनिम लिखिए, कभी ये एंटोनिम को देके 4 ऑप्शन दे देंगे, और कभी कभी ये सेंटेंस लिख के सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस टाइप का भी पैटर्न आता है। वन वर्ड हमेशा ऑप्शनल नहीं रहेगा, लिखना रहेगा। इडियम में आपके ऑप्शन रहेंगे, फ्रेजल वर्ब में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल और डिस्क्रिप्टिव दोनों ये पेपर होता है, ठीक है ना। तो उसमें ग्रामर है, एंटोनिम सिनोनिम है, उसमें आपका फ्रेजल वर्ब है, उसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें आपका इडियम है, उसमें एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड और मिस स्पेल्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। और ये जो है इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स का होता है, सॉरी 125 मार्क्स का होता है इंग्लिश, और 2 घंटे का होता है। इंग्लिश का पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा और 125 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 62.5 मीन्स 62.5 लाना आपको जरूरी है। और जीके में अगर आपको पास होना है तो 38 मार्क्स लाना है, ठीक है ना। 38 मार्क्स आप जीके के लिए लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, 100 मैथ्स में लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, और 62.5 लाएंगे इंग्लिश में तो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप मेडिकल के लिए भी जाएंगे। जितने क्वालिफाइड बंदे हैं, जितने क्वालिफाइड बच्चे होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, वो उनका सबका इंटरव्यू होगा और सबका मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में हैं तो आप देहरादून जाएंगे, नहीं तो आप रिजर्व 1, 2, 3, 4 जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे आप रिजर्व में चले जाएंगे। और अगर आपका नंबर ऑल इंडिया लेवल मेरिट बनी,
अगर उसमें आपका नंबर लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगर अटेम्प्ट है तो अगले अटेम्प्ट के लिए आप कोशिश करिए, नहीं तो कुछ और देखिए, ठीक है ना। तो इस एग्जाम में अनसर्टेनिटी बहुत है, बहुत अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। मेरिट कितना जाएगी वो मैं बाद में बताऊंगा। आगे देखते हैं, इंग्लिश की बात हो गई। एग्जाम डेट, एग्जाम डेट आपकी 3 जून 2023 है, सैटरडे को आपका एग्जाम डेट है। अब बात करते हैं हम सेंटर की। तो जनरली सेंटर्स आर लोकेटेड एट द कैपिटल ऑफ द स्टेट, लेकिन कहीं कहीं कैपिटल में नहीं है। जैसे मैं बच्चा पढ़ता था महाराष्ट्र से, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, हर्ष टाउरी, तो महाराष्ट्र का था, लेकिन उसका सेंटर क्या कहाँ था, पुणे में था। तो अब पुणे तो महाराष्ट्र की कैपिटल है नहीं, महाराष्ट्र की कैपिटल तो मुंबई है, लेकिन सेंटर आरएमसी का कहाँ पड़ा था, पुणे में। तो इसका मतलब महाराष्ट्र का जो सेंटर है वो पुणे में है, लेकिन यूपी का कहाँ है, लखनऊ में है, और यूपी की कैपिटल है लखनऊ। तो ज़रूरी नहीं कि कैपिटल, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादातर सेंटर है कैपिटल में पड़ते हैं। अब जैसे आंध्र प्रदेश का सेंटर विजयवाड़ा में था, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू की। जब आप रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स किया जाएगा कि केवल आप पढ़ के लिख के क्वालिफाई किए हैं या आप कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एट मोमेंट कैसा है, कैसा करते हैं। तो वो होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हुआ 200 मार्क्स का मैथ्स, जीके हुआ 75, इंग्लिश हुआ 125 और इंटरव्यू हुआ 50। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 450 मार्क्स, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मेडिकल की। तो जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे यूपी के, उनका सबका मेडिकल इलाहाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा, जो कैंट में है। कैंट इलाहाबाद में 2 हैं, एक न्यू कैंट है, एक ओल्ड कैंट है। तो जो हाई कोर्ट के पास कैंट है वहीं पे सारे बच्चों का मेडिकल होगा, और मेडिकल 3 से 4 दिन तक लग सकता है, मिनिमम 3 दिन से तो कम नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन तक मेडिकल आपके बच्चे को होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, और उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा। अब उस मेरिट में बच्चा आपका टॉप 3 में है तो वो ऑब्वियसली वो एडमिशन पाएगा। अगर कोई बच्चा मेडिकली अनफिट हो रहा है तो फिर जो रिजर्व 1 वाला बच्चा है वो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेडिकल आपका हो गया। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज्यादा पेरेंट्स बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये है एज में अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ी किया तो इमीडिएट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई पेरेंट्स का मेरे पास फोन आता है, कई पेरेंट्स ने ऐसी गलतियां भी किया है, और उन्होंने फोन किया कि भाई मेरे बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो मैंने जब डेट ऑफ बर्थ पूछा तो मैंने कहा ये तो ओवर एज था, ये तो अप्लाई नहीं कर सकता था, तो वाई यू आर वेटिंग फॉर एडमिट कार्ड, रिजेक्ट है, ठीक है। तो कहे नहीं मेरा बच्चा तो अभी 12:30 का हो रहा है। तो क्वेश्चन ये होता है कि पेरेंट्स निकालने लगते हैं कि मेरे बच्चे की उम्र अभी जिस मोमेंट पे है वो अभी नहीं, जिस समय एडमिशन होगा। जून में पेपर हो रहा है, एडमिशन होगा 1 जनवरी 2024 को। आपका बच्चा 1 जनवरी 2024 को 13 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ओवर एज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेंशन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। The candidate should have been born not earlier than 2 जनवरी 2011 के पहले का ना हो। इसका मतलब 2009-10 के बच्चे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। 2000 अगर जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2009 है या 10 है वो बिल्कुल आरएमसी का फॉर्म ना भरे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, वो बच्चे एलिजिबल बिल्कुल नहीं है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2011 के पहले, ठीक है।
उसके बाद एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2010, तो 1 जुलाई 2012 के बाद का बच्चा ना हो। मतलब अगर बच्चा अगस्त में है, अगस्त उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2012, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो अंडर एज है, ठीक है। और अगर 2 जनवरी 2011 के पहले का है तो वो ओवर एज है। तो इन्हीं के बीच जो है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ तब निकालिएगा जब एडमिशन के समय वो 13 का ना हो, ठीक है ना। तब उस बच्चे को जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है, ठीक है ना, वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपका जो सेंटर कैंडिडेट है वो एडमिशन के समय मैंने बता ही दिया, ऑलरेडी बता दिया कि वो 7th में हो उस समय एडमिशन के समय, या 7th पास आउट हो, ठीक है। मार्क्स की मैंने चर्चा कर दिया। अब फाइनल मेरिट की बात करते हैं। तो फाइनल मेरिट की बात करते हैं, तो अगर बच्चा 340 प्लस है तो वो एकदम सेफ जोन में है। अगर बच्चा 340 मार्क्स ले आया है आरएमसी में तो वो सेफ जोन में है, मतलब वो टॉप 3 में है। देखिए ये कोई डेफिनेट नहीं है। मेरिट 379 394 तक भी गई है। एक बच्चे ने 394 तक भी मार्क्स लाए हैं आरएमसी में, जो कि अभी तक का मैक्सिमम मार्क्स है। लेकिन 310 पे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 275 पे भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। 325 पे भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 336 पे भी हुए हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि बच्चा, सारे बच्चे उस बैच में, उस पेपर में किस तरह रहे। तो जो टॉप 3 है, टॉप 3 में यूपी में हमारा अगर 280 पाया है और सबसे ज़्यादा है तो वो एकदम सेफ जोन में है। लेकिन अगर हमारे बच्चे यूपी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा फाइल यूपी में है, ठीक है ना। और यूपी में मेरिट बच्चे बहुत ले जाते हैं, देहरादून भी है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे 370 360, लेकिन पिछले 2-3 साल से 340 तक जो है वो टॉप हो जा रहा है। 336 340 में आरएमसी टॉप हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जो मेरिट जा रही है, अगर आपका बच्चा यूपी में 300 ही पाया है, उससे नीचे बाकी सब लोग हैं, तो वो ऑब्वियसली वो टॉपर है, वो सिलेक्टेड है। लेकिन अगर हमारे 10 बच्चे 320 हैं, 2 बच्चा 325 है, एक बच्चा 326 है, तो टॉपर हमारा 326 है। तो ये डिपेंड करेगा मेरिट पे, ठीक है। तो मेरिट हालांकि आजकल यूपी की बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, 340 से अंदर ही जो है वो टॉप हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा से बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 340 पा गया है तो एकदम सिक्योर है, वरना 330 325 एकदम सेफ जोन में है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, मंगवाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद PYQ आएगा। अगर कोई आपको मतलब आपको कोई इंक्वायरी करना है तो ये मेरा नंबर है 7800719423। इस पे आप कॉल करना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन अगर रहे, कहीं भी कोई डाउट रहे, तो आप तुरंत इमीडिएटली यू कैन गिव मी कॉल। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं कि ऐसे कोई भी काम मत करिएगा जो कि IPC एक्ट 420, 467, 468 और 471 के तहत आप लोग मुसीबत में फंसे हैं। क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूँ, 1-2 लोग फंस चुके हैं बहुत मुसीबत में। तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर फॉर्जरी कर रहे हैं, चीटिंग पर्पस, अगर आप छिड़खानी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो आप ऑब्वियसली यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन।